हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आज का वीडियो क्लास 9th के लिए एक तरीक़ा से मॉडल पेपर जो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी उनके लिए तैयारी के लिए एक वीडियो बनाई गई है, जिसमें संभावना है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप अपनी क्लासों से भी जो क्लास में पढ़ाया गया है उससे भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को पढ़ लेते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं नंबर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, हालांकि इसमें एक शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं पिछली वीडियो में डिटेल में इनके बारे में सारी पढ़ा चुका हूँ। होती हैं हमारी 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसी आती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, ये भी आगे आएंगे। इसके बाद थी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या थी हमारी 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 ऐसे कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या होगी। अब इन तीनों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे हमारे, जैसे हम कह सकते हैं, या फिर 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे पूर्ण संख्या जो होती हैं हमारी वो पूर्णांक में आती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 0 1 2 3 इसमें आ रही हैं। और प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी पूर्णांक संख्या में आ रही हैं, तो 1 2 3 4 ये भी पूर्णांक संख्या आ रही हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या हमारी इसमें नहीं आती, पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में। तो हम पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, और पूर्ण संख्या को पूर्णांक हम कह सकते हैं। तो पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो हमसे इनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उनको हम हल कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे घात वाले सवाल पढ़े थे हमने। जैसे ये है हमारे पास, इसकी घात दे दी 1/5, ये होता है हमारा आधार, बेस बोलते हैं जिसे। ये होती है हमारी घात, जिससे पावर होते हैं। इसका मतलब क्या है? 1/5 इसकी पावर, तो 32 है। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम काट सकते हैं 2 से 16, 2 एकन 2 और 1 बचा 12 और 6 दूनी 12। फिर 2 से आधा करेंगे 8, फिर 2 से आधा 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से, तो कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 की घात 5। और ऑलरेडी इसकी घात कितनी दे रखी है हमें? ऐसे लिख देंगे 1/5, इसकी घात 1/5 और इसकी भी घात 1/5। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, तो इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये 2 की पावर हो जाएगा 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5। जब गुणा में चीज़ें होती हैं एक जैसी तो वो कट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 1, और 2 की घात 1 को नहीं लिखते तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल भी हमें उम्मीद है कि मिल सकते हैं। एक होता है हमारा बहुपद। बहुपद कैसे होते हैं? जिसमें घात को पूछेगा आपसे, जैसे डिग्री पूछ सकता है। जैसे हमारे पास x² + 2x + 3 है, तो ये क्या है? हमारा एक बहुपद है जिसकी घात, हाईएस्ट घात कितनी है? जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी 1 पावर, तो इसकी जो घात है वो कितनी है? 2 है। तो इसकी घात पूछे तो कितना आ जाएगा? इसकी घात है 2। अगर ऐसे पूछने लगे 3x + 2, इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 1। अगर पूछने लगे सिर्फ 2 पूछे और इसमें पूछे घात कितनी है, तो है तो ये भी बहुपद, लेकिन इसमें क्या है? हमारा चर। इसमें 2 टाइप के पद होते हैं हमारे, एक होता है चर। देखो बहुपद में 2 प्रकार, एक होता है चर और एक अचर। चर पद होते हैं हमारे जैसे x y z के रूप में, अचर पद a b c या फिर नंबर 1 2 3 4 नंबर इस टाइप से होंगे। तो हमारी जो घात होती है वो चर पद की निकालते हैं। तो इसमें चर पद था x, तो इसकी घात निकाल दी, लेकिन इस वाले बहुपद में चर पद है ही नहीं, तो इसकी अचर पद की घात को काउंट नहीं करते, तो इसकी जो घात आएगी वो आ जाएगी 0। तो इस टाइप का जैसे 5 आ जाए तो इसकी, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? इसकी भी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद की घात निकाल सकते हैं।
सिर्फ ये वीडियो एक मॉडल पेपर के तौर पर है, आपको ज़रूरी नहीं है कि यही इस टाइप से क्वेश्चन मिले, कुछ भी आपको मिल सकते हैं। हाँ, पैटर्न उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का ही पैटर्न मिलेगा, इस टाइप से डिजिट कुछ और भी हो सकती हैं, मिल जाएगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो आगे सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में आपको पूरी NCERT के सॉल्यूशन सभी क्लासों के मिल जाएंगे, और अभी आगे भी क्लासों के मॉडल पेपर या एक संभावना पेपर के हिसाब से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज A to Z सवाल सारे क्लास 9 से लेके 12 तक लगभग आपको सारी वीडियो मैथ की मिल जाएंगी। बाकी के साइंस वगैरह और भी कराएंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम वैसे वैसे वीडियो को बनाते रहेंगे। टाइम नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो बीच बीच में रुक जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सबसे इजी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि अच्छे से सबको समझ आ जाए। तो एक एक चैप्टर अपने उससे कराया हमने, एक एक चैप्टर को हम कई कई बार मतलब कई टाइप से कर चुके हैं। बहुत बेसिकली मतलब बेस लेकर चलेंगे, हर चीज़ बिल्कुल छोटे रूप से सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में हम पर आती है तो उसको शॉर्ट कर दिया जाए, बिल्कुल एक एक स्टेप A to Z सारे मिलेंगे, सारे सवाल। तो ये हो जाएगा। अब इसमें हमारे ये हो गए चर भी बता सकते हैं। अब जैसे चर पूछने लगे, जैसे x + y + 3 + 4x, तो इसमें पूछे चरों की संख्या कितनी है, तो कितने चर हैं इसमें x, तो ये तो एक ही हो जाएगा, जोड़ने के बाद 5x हो जाएगा, ये y, तो दो तो चर हैं इसमें और ये अचर पद है हमारा। तो x और y क्या है हमारे चर पद, और 3 क्या है हमारा अचर पद। इसके बाद कोण भी पूछ सकता है हमारे पास, कोण के टाइप या फिर बहुत सारी डिटेल में चीज़ें होती हैं। एक संभावना है सबसे पहले न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है हमारा, जैसे कोण मान लेते हैं हम, जैसे ये कोण है, यहाँ पर एंगल थीटा मान लिया, कुछ भी ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने थीटा मान लिया। तो थीटा की जो वैल्यू होगी न्यून कोण में वो होती है 0 से तो बड़ी होती है और 90 से छोटी होगी। तो इस टाइप से 90 ये होगा हमारे पास, तो इससे छोटा ही होगा हमारे पास। इसके बाद होगा हमारे पास समकोण, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल की वैल्यू होती है हमारी, जो थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा 90। तो इसका मतलब 90 का हमें पता है ऐसे बनेगा, तो 90 जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 होगी, और इस वाले थीटा की 90 से कितनी भी कम हो सकती है, उसे बोलते हैं हम न्यून कोण। इसके बाद होता है हमारे पास अधिक कोण होता है हमारा 90 से बड़ा, जिसमें जो थीटा होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो ये अधिक कोण की कंडीशन है। तो अधिक कोण कैसे होगा हमारे पास, इस टाइप से, इसे हो जाएगा अधिक कोण। तो 90 से बड़ा है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा हमारे पास। तो कोणों में से भी आपको एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, तो इनकी भी जानकारी रखनी पड़ेगी। ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसमें समझ सकते हैं हम, अब देखो कोण के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने ये कोण बनाया, तो ये कोण हो गया। अगर ये कोण है, हमें इसका आधा आधा करना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी ये दूरी है इतनी दूरी लेंगे। देखो प्रकाल में ये छोटी है तो इतना छोटा ले लेंगे, ये इतनी दूरी ले लेंगे। इस दूरी से फिर क्या करना है, इस पॉइंट से ऐसे आर्क लगाना है और इस पॉइंट से भी ऐसे आर्क लगाना है। तो यहाँ पर भी ये आर्क काटेगी, उस लाइन को हम बीच में काटते हुए ऐसे खींच देंगे, ये हो गया। तो ये जो कोण होगा ये आधा आधा हो जाएगा बराबर हिस्सों में, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं समद्विभाजक लाइन, कोण की समद्विभाजक लाइन। तो समद्विभाजक लाइन कोण को क्या कर देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, समान भागों में बांट देती है। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक वृत्त के बारे में बात कर लेते हैं, सर्किल। अब देखो बीच में जो होता है हमारा वो होता है हमारा केंद्र, जिसे हम सेंटर बोलते हैं। अब केंद्र से ये परिधि सरकमफ्रेंस तक की दूरी उसे बोलते हैं हम त्रिज्या।
आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ त्रिज्याएँ बनेंगी, इसकी बहुत सारी त्रिज्याएँ हो सकती हैं। और हम ऐसे भी एक त्रिज्या ले सकते हैं, एक त्रिज्या हो गई, इसे पॉइंट मान लेंगे ए, इसे पॉइंट मान लेंगे बी। अब एक ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर जाती है, अब जैसे ये पूरी लाइन जाती है तो इसे बोलते हैं हम व्यास। तो ये तो हो गई त्रिज्या, रेडियस, और इसे बोलेंगे व्यास, डायामीटर। डायामीटर हो जाएगा। अब एक डायामीटर इतना हो गया, एक डायामीटर में कितनी त्रिज्याएँ हैं? 2। तो इसको व्यास को डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू आर प्लस आर, 2 त्रिज्याएँ इसमें, तो डी इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो एक व्यास में कितनी त्रिज्याएँ होती हैं? 2। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो लाइन सेंटर से होकर नहीं जाती, मान लिया ऐसे गई, उसे हम व्यास नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कोड बोलते हैं। जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास बोलेंगे। तो हम इसमें ये हम पता कर सकते हैं। ये हो गया हमारे इसकी जानकारी। अब इसके बाद कुछ हमारा रेशनलाइजेशन करने के लिए आता है, जैसे हम बोलते हैं परिमेयकरण। जैसे परिमेयकरण में क्या होता है, जैसे a प्लस b है, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका गुणा कर देते हैं। a जो चिन्ह है माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, तो माइनस b बटे a माइनस b। तो इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसे बोलते हैं परिमेयकरण करना। तो जैसे हम एक सवाल देख सकते हैं, 1/√7 माइनस 2, इसका परिमेयकरण करना है तो क्या हो जाएगा, 1/√7 गुणा माइनस 2। तो परिमेयकरण के लिए √7 प्लस 2 हो जाएगा, और √7 प्लस 2 ये आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस ये वाला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या करते हैं, a प्लस b कर देते हैं और a माइनस b। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे a मान लो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, तो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, तो माइनस पीस आगे पीछे गुणा में लिख सकते हैं। तो इसको ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा किसका, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसे खोलेंगे तो वापस ये आ जाएगा ये वाली लाइन। तो इसको √7 प्लस 2, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गया 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम परिमेयकरण, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √7/3 प्लस 2/3, अलग अलग भी करके एलसीएम ले लेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। तो यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इस टाइप से हम परिमेयकरण को करते हैं। परिमेयकरण के बाद अब आपसे पूछ सकता है दो परिमेय संख्याएं या फिर किन्हीं भी दो संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 3 व 4, या फिर इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, या फिर 5। देखो परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, किसी भी दो अंकों के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं, जिनको हम बता ही नहीं सकते कितने, बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत बोलते हैं इसे, इन्फिनिटिव। या फिर ये पूछ सकता है कि 4 परिमेय संख्याएं बताएं, 5 परिमेय संख्याएं बताएं। तो जैसे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताएं, 5 परिमेय संख्याएं या फिर संख्याएं बताएं। तो 5 संख्याएं पूछेगा, तो क्या करना है, 5 संख्याएं पूछना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें जितनी पूछेगा, जैसे 5 पूछा तो +1 कर देंगे, 4 पूछेगा +1, तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। तो 3/5 गुणा 6/6 कर सकते हैं, और 4/5 गुणा 6/6 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 और 6×5 = 30 और 6×4 = 24 और 6×5 = 30। अब जब
हर की वैल्यू समान हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू समान होती है, तो ऊपर वाली जो बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ी संख्या होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो छोटी संख्या। तो ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो इनके बीच में संख्याएं पूछी हैं हमसे। तो क्या होगा, 18 तो हम ये है, 18 तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बीच वाली 19 होगी, 20 21 22, तो हो जाएगा 18 के बाद 19/30 है, 20/30 है, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 हमारी 5 संख्याएं मिल गई हैं। जितनी संख्याएं पूछेगा उसमें 1 प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और उसके हर की वैल्यू को समान कर लेंगे और फिर हम क्रम से उसके बीच में संख्याएं बता सकते हैं। अब देखो इनके बीच में भी बहुत सारी अनेक संख्याएं होती हैं। अब एक चीज़ और इसमें ये भी देखते हैं, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं। तो 19 और 30 कट रही है किसी से, नहीं कट रही। 20 और 30 कट रही है, 2 से कट रही है या फिर 10 से भी कट रही है। तो कैसे करेंगे, 0 से 0 काटा तो कितना है, 2/3 लिख देंगे इसकी जगह पर। ये कितने से कट रही है ये हमारी 3 से कट रही है 7 बार और ये 10 बार, तो इसको 7/10 लिख देंगे। ये 2 से कट रही है तो इसको 11/15 लिख देंगे। ये नहीं कट रही तो इसको 23/30 ऐसा ही रहने देंगे और ये 19/30 आ जाएगा। तो हमारी इनके बीच में दो जो संख्या पूछी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ये वाली हो जाएंगी। तो इस टाइप से एक सवाल आपको परिमेय संख्या मतलब बीच में 5 संख्याएं पूछने के लिए आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को कर सकते हैं। ये हो गया। और इसमें पैटर्न है, एक इक्वेशन दी हो सकती है, इसमें तुलना करने के लिए पूछ सकता है, जैसे 2x + 3y = 9.3। इस पर बार का मतलब होता है इस 5 को बार बार लिखना, रिपीटेशन में लिखना। इनकी वीडियो पहले चैप्टर में ये बार को ही सॉल्व करना है, शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। तो अभी एक आध दिन में आपके लिए पूरे चैप्टर की वीडियो बना के डाल दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर चुके हैं। आप सारे पॉइंटों को A to Z क्लियर टू क्लियर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे को और क्लासों की वीडियो भी आपको मिलती रहें। तो मैथ साइंस वगैरह जो भी आपको पढ़ना हो वो आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है। अभी हमने थोड़ा स्टार्ट करा है, तो आपको जैसे जैसे सुविधा होती रहेगी उतना अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब ये करना है तो हमें क्या करना है इसकी, जैसे ax + by + c = 0, ये हमारा व्यापक रूप होता है, जनरल रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इससे इसकी तुलना करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसके रूप में बनाना पड़ेगा। इधर 0 है और इधर ये नंबर है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x + 3y - 9.35 = 0। तो इसमें प्लस था, इधर आके माइनस में हो गया। तो अब ये रूप और ये रूप एक जैसा है, तो इनकी तुलना कर देंगे। तो x से x हटा के तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यह लिख देंगे ax + by + c = 0 से तुलना करने पर तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब y से y हट जाएगा, तो y की y से तुलना करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 3, और c बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर कितना प्लस है तो ये माइनस में है, तो माइनस ही लेना पड़ेगा, माइनस का 0.35 और उसके ऊपर बार। तो ये हमारे इस टाइप से तुलना करने के लिए सवाल भी मिल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन यही हो, अब आपको इक्वेशन कुछ भी मिल सकती है। ऐसे मिल सकता है 2x + 5y + -3 = 0, इसकी तुलना करो तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 5 और c बराबर -3। तो हम किसी की भी ऐसे तुलना कर सकते हैं। तो इनको एक बार हल कर करके देखें इस टाइप के सवालों को, जिससे कि आपको पेपर में मिल जाए। और कुछ सवाल हमारे देखो ऐसे मिलेंगे, जैसे px है = 2 + x + 2x² - x⁻³ अब x की जगह पर हमारा t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमसे पूछेगा p2 की वैल्यू बताएं, तो p2 की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पर भी x है पूरे सवाल में वहाँ पर 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर तो 2 है ही ऑलरेडी, प्लस यहाँ पर x की जगह पर ये p2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 रख देंगे, प्लस 2 और 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, ये आ जाएगा। अब देखो 2 और 2 4 प्लस
2 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 को 2 बार लिखना, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 8। अब 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। तो हमें देखो सबसे पहले गुणा करनी होती है। एक बोर्ड मास फॉर्मूला पड़ा होगा, बोर्ड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट के अंदर हो चाहे वो इक्वेशन में हो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ना घटाना, पहले जोड़ना फिर घटाना करते हैं बाद में, फिर मल्टीप्लाई। अब जैसे हमारा इसमें जोड़ना भी था, घटाना भी था और गुणा भी था, अगर हम इसमें माइनस पहले कर देते या जोड़ना पहले कर देते तो सवाल गलत हो जाता। तो सबसे पहले हमें m आता है तो m4 मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले मल्टीप्लाई करी। अब इसके बाद ये आता है तो एडिशन करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ भी हम कर सकते हैं। इन दोनों को एडिशन कर दो, 12 आया, 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, या फिर 8 में से 8 को कर दो तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन बाकी का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई डिवीज़न इनको हमें क्रम से ही करना है, बोर्ड मास के रूल से ही। तो इस टाइप के हमें सवाल मिलेंगे, कर सकते हैं। और एक होते हैं हमारे इक्वेशन में गुणनखंड करना या फैक्टर करना, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 इतना ले लेते हैं। तो इस टाइप के हम गुणनखंड कैसे करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, 2 एकन 2, 2 गुणा 2 तो 2 आ गया। अब 2 के हमें इसको और इसको तो ऐसे ही रहने देना है, 2x²। अब ऐसे पहाड़े पढ़ने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 3 आ जाए और गुणा करने पर कितना आए, 2 एकन 2 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ लो, तो प्लस 2x और प्लस का x, 2x और 1x कितना हो गया 3x और प्लस का 1। इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे ही, बस इसको हमें ब्रेक करके लिखना है। 3 को 2x प्लस 3 तो एक x है, 1 मान लेंगे, तो 2 एकन 2, 1 मिल रहा है, और 2 और 1 को जोड़ने पर 3 भी मिल रहा है। तो इस टाइप से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब पहले 2 में से और इन 2 में से क्या लेना होता है हमें, कॉमन। जैसे 2 कॉमन है और x कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 बचेगा। अब ये और ये जैसे हैं दोनों ब्रैकेट, तो x प्लस 1 आ जाएगा, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, 2x प्लस 1, इसके इक्वल 0 होगा। ये हो गए हमारे गुणनखंड। तो x प्लस 1 और 2x प्लस 1, इस टाइप के हमारे गुणनखंड मिल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार इसको 0 लेते हैं, एक बार इसको 0, ऐसे यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, तो x का मान -1 आया। अब एक बार इसको लेंगे, यदि या इफ़ 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू 1 ही आ गई। तो x की वैल्यू को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक सवाल है हमारे पास, 3x² माइनस x माइनस 4, ऐसे भी ले सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है हमें, माइनस प्लस का इसमें जोड़ने घटाने पर ऐसा ही आना चाहिए। अब जैसे देखो इसका कितना हो गया, 4 गुणा 3 तो कितना आ गया 12। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1x। तो 4 में से 3 गया तो 1x बचेगा, इसका मतलब 4 तो हमें माइनस का लेना पड़ेगा और 3 जो है प्लस का लेना पड़ेगा। तो 3x² इसको ऐसे ही रखना है, और माइनस 4x को प्लस माइनस में लेना, और प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0, ऐसे ले सकते हैं। अब इन 2 में से और इन 2 में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है इसमें, x, 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर, 4 है और यहाँ पर 3 है, जो दोनों में होता है उसको कॉमन लेंगे। तो x दोनों में है तो 3x माइनस 4, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसमें 1 कॉमन लेते हैं। तो अगर देखो माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वाले, अब प्लस कॉमन लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3x और माइनस 4 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इसको ही कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बच जाएंगे, x प्लस 1 को एक जगह लिख दो और बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना हो तो x की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे इस वाले सवाल में निकाली थी।
या फिर अगर खाली गुणनखंड पूछ रहा हो तो गुणनखंड लिख दें। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा में लिखना। अगर इन दोनों की हम गुणा कर दें तो वापस हमें यही सवाल मिल जाएगा। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, ऐसे हम गुणा करें तो वापस ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। इस टाइप के हमें गुणनखंड मिल सकते हैं। और कुछ सवाल हैं हमारे पास, जैसे सॉल्व करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले, या फिर एंगल निकालने वाले, तो उनको भी देख लेते हैं हम। देखो हमारे पास ये किताब होगी। अब जैसे ये है एक्सरसाइज 6.1, बाकी का देखो और पूरी चैप्टर करा रखे हैं क्लास में, आप देख सकते हैं पूरे, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये तो सिर्फ एक संभावना है कि यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे मिलें। तो आप अपनी तैयारी जो क्लास में कराया गया उसको ध्यान में रखते हुए करें। तो जैसे 6.1 है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें सॉल्व करने वाले। तो मैं इसको एक 800 क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहले कोई आकृति दे रखी है हमें 6.13, तो ये हमें चित्र दे रखा है इसका। इसमें रेखाएं AB और CD, AB और CD क्या कर रही हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, O बिंदु पर काट रही हैं। यदि AOC प्लस BOE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना दे रखा है हमें, 70 डिग्री दे रखा है, और ये नहीं दे रखा, और हमें पता है ये तीनों को मिला के 180 होता है। तो और एंगल BOD ये वाला एंगल दे रखा है, ये कितना दे रखा है 40। तो BOE ये BOE ये वाला निकालना है हमें, ये वाला एंगल। और प्रतिवर्ती होता है हमारा उल्टा, जैसे ये वाला है तो इसका प्रतिवर्ती ये हो गया जो 180 से बड़ा होता है। तो COE ये हो गया कौन, COE। इसका प्रतिवर्ती क्या होगा, ये वाला बाहर वाला। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन दे रखी है हमें जो है AP, और एक लाइन ऐसे दे रखी है CD। इसका इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास O, और एक लाइन ऐसे दे रखी है, ये है हमारे पास E, और एक रेखा हमारी ये D हो गया। अब इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के हमें दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे गिवन है या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये दे रखा है। तो ये दोनों दे रखे हैं, तो ये पूरे तीनों को मिला के हमारा कितना होता है, 180 होता है। और हमें क्या दिया है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40, ये वाला एंगल 40 दे रखा है हमें, 40 डिग्री। तो सबसे पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं, इससे हम इसका प्रतिवर्ती निकाल लेंगे, और जब प्रतिवर्ती निकल आएगा तो इसको भी निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो AB जो रेखा है हमारे पास वो कितने की है, 180 की। अब इसमें कितने कोण है, 1 2, ये रहा 1 2 3 कोण है। तो कोण AOC प्लस कोण COE प्लस EOB। अब देखो EOB ऐसे काउंट कर लो, या फिर BOE ऐसे काउंट कर लो, एक ही बात है। और ये होता है हमारे पास 180। अब ऊपर हमें AOC ये वाला प्लस BOE या EOB एक ही बात है, ये दोनों मिला के हमें कितना दे रखा है, 70। तो इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एंगल COE, ये बचा, इन दोनों को मिला के प्लस 70 हो जाएगा, बराबर 180 आ गया। अब इस 70 उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, एंगल COE बराबर 180 माइनस
70 COE बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। इसका मतलब ये जो कोण है हमारे पास 110 का आ गया। अब ये 110 है, ये पता पड़ गई हमें। अब ये भी एक रेखा है तो हमें ये निकालना है। पहले इसका प्रतिवर्ती निकाल लेते हैं हम, COE का। तो प्रतिवर्ती कोण COE का, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा सर्किल होता है 360 का। तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे 110 को, और 110 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 6 में से 1 गया 5 और ये 2। तो ये जो प्रतिवर्ती कोण है हमारे पास ये वाला, ये कितने का आ जाएगा 250 डिग्री का, ये आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। ये पता चल गया हमें, ये है हमारे पास, ये निकालना है हमें। तो ये पूरी एक लाइन है और ये तीनों को मिलाकर कितना बैठेगा, इसको 180। तो हम निकाल लेंगे लाइन या रेखा CD कितने की होगी 180 की, और उसमें जो कोण है हमारे पास COE प्लस EOB प्लस कोण BOD बराबर 180। तो इसमें COE ये हमें दे रखा है 110 प्लस एंगल EOB ये निकालना है, और ये दे रखा है हमें 40 बराबर 180। तो कोण EOB प्लस 110 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 बराबर 180। कोण EOB बराबर 180 माइनस 150, तो कोण EOB ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री आ गई है हमारे पास। हमने दोनों कोण निकाल लिए, ये भी निकाल दिया और ये 250 भी निकाल दिया प्रतिवर्ती कोण। तो हम इसको देख सकते हैं एक बार क्रम से, एक बार इसको सॉल्व करना अपनी हाथों से, और इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आराम से एक एक सब पॉइंट को समझ कर लिखें, जिससे कि सारे पॉइंट समझ में आ जाए। इसको काफ़ी अच्छे से हम एक्सप्लेन करा है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सवाल ही हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं हमारा, ज़्यादातर उम्मीद रहती है कॉन्ग्रेंट वाले में से। कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांग सम के जो नियम होते हैं त्रिभुज वाले चैप्टर से। इसमें जैसे देखो ये रहा 7.1 में ये सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप से हमें मिलेंगे, और हमें ये इसमें दो त्रिभुज हैं, एक ही त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना हमें, सर्वांग सम दिखाना। सर्वांग सम का नियम होता है ये, जिन त्रिभुज को दिखाते हैं उनको लेके चलते हैं। या फिर इस टाइप से हमारा ये सवाल मिल जाएगा, तो इसको भी हम सर्वांग सम से दिखा सकते हैं। तो देखते हैं, इन दोनों सवालों को ही हम कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई भी एक सवाल मिल सकता है। तो पहला सवाल देखो क्या दे रखा है हमें, एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ACBD चतुर्भुज हो गया, जिसमें AC बराबर है AD के। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं, बराबर हैं। और AB कोण जो है समद्विभाजित करता है, AB जो कोण है समद्विभाजित करता है, जैसे आकृति में दिखाया गया है। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, आधे आधे हैं, बराबर बराबर के हैं। तो हमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट दिखाना है ABD के। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें बात करना है, और फिर BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो BC और BD के बारे में हम बता सकते हैं क्या होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। AB ये दे रखा है हमें, बाकी का ये सवाल क्लास में भी करा सकते हैं, क्लास में भी देख सकते हैं आप। सारे सवाल हमने क्लास में करा रखे हैं, और आप ज़्यादातर इस पेपर वही मिलेगा जो हमने क्लास में कराया, वहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ACD ये वाली लाइन और ये बराबर है
और ये दोनों बराबर हैं। तो हमें क्या लेना है, ट्रायंगल ये और ये लेना है। तो कैसे लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। तो दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए सी और ए डी हमें बराबर दिया है, एक भुजा बराबर है, तो ए सी बराबर ए डी दिया है। ठीक है, क्या लिख देंगे, दिया है। तो एक साइड बराबर होगी हमारे पास। अब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे एंगल सी ए वी बराबर है कोण डी ए पी के। ये भी हमें क्या है, दिया है, या फिर समद्विभाजित द्विभाजित कोण। तो यहाँ से एक ए मिल जाएगा हमारे पास, और इसके बाद ए बी, ये जो लाइन है हमारे पास इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो ए बी बराबर बी ए बोल सकते हैं या फिर ए बी भी बोल सकते हैं। तो इसे बोल देंगे उभयनिष्ठ कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ रेखा। तो एक साइड हमारी यहाँ से मिल गई। तो हमारी एक प्रॉपर्टी सर्वांग समता का नियम होता है, कसौटी होती है, जैसे एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस से ये जो त्रिभुज थे हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे त्रिभुज ए बी डी के। और जब दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम, त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब सर्वांग सम होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमसे पूछा था बी सी और बी डी के बारे में, तो हम लिख देंगे बी सी बराबर बी डी होंगे, किससे, बाई सी पी सी टी से। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। इसी के प्रकार से हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, ये रहा ए डी और बी सी बराबर दिए हैं। डी ए बी ये वाला कोण, और सी बी ए ये वाला कोण, ये दोनों बराबर दिए हैं। सिद्ध करना है हमें पहले पॉइंट में, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट दिखाना है बी ए सी। तो ए बी डी ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है ऊपर, और बी ए सी और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इनमें हमें कोई सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो एस ए एस या ट्रिपल एस, इस टाइप से हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमने क्लास में पढ़ी हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सर्वांग सम कह सकते हैं। तो ये दे रखा है हमें ए डी, ये एक त्रिभुज तो ये बन गया, और एक त्रिभुज इसके बारे में बात कर रहा है। ये लाइन और ये लाइन बराबर दी है, और ये वाला कोण बराबर दे रखा है, और ये वाला कोण बराबर दे रखा है। ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी, इस वाले त्रिभुज में हम बात करेंगे। और अभी देखो और लेके चलेंगे, सर्वांग सम का साइन जब लगाएंगे जब हम इसको सिद्ध कर चुके होंगे। तो किस में बात करनी है, बी ए सी में। तो बी ए सी, तो ट्रायंगल बी ए सी में। तो क्या देखते हैं इसमें सब क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो देखो ए डी बराबर है बी सी के, ये क्या है हमें दिया है, ये तो हमें दिया है। तो एक साइड तो बराबर होगी हमारे पास। अब इसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर दिया है। तो कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी हमें दिया है। तो ए प्रॉपर्टी यहाँ से मिली। अब इसके बाद ए बी जो लाइन है हमारे पास इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो ए बी बराबर ए बी कैसी लाइन है, उभयनिष्ठ या कॉमन बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन लाइन।
तो एक साइड यहाँ से मिलेगी, तो दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो साइड ए एस, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ही इसमें साइड एंगल साइड, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बी ए सी के। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे एक दूसरे के। अब इसके बारे में सेकंड पॉइंट में हमें पूछा है बी डी बराबर ए सी। अब देखो ये दोनों पॉइंट एक साथ आते हैं, तो हम फर्स्ट से रिलेटिव कर कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ पेपर में यही पॉइंट आता है, तो हमें ये जो फर्स्ट में जो कराया हमने प्रोसेस, ये पूरा दोबारा करना पड़ेगा। तो हमें सवाल सिर्फ ये चित्र दिया होगा और ये पूछेगा, तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना है। लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी डी और ए सी, इस लाइन के और इस लाइन के बात कर रहे हैं। तो ये लाइन हमारी इस वाले त्रिभुज की है और ये वाली लाइन इस वाले त्रिभुज की, और दोनों त्रिभुज को हम कैसे दिखा चुके हैं? सर्वांग सम। और जब सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो हम लिख देंगे ये क्या होंगी? बी डी बराबर ए सी होगा बाई सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमारा ये पार्ट भी बाई सी पी सी टी से ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं दिया, ये दिया, तो ये पूरा प्रोसेस करना जब हमें वाई सी पी सी टी लगाना है, तो उससे हम इसको कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, एक मॉडल पेपर के तौर पर हमने ये आपको दिया है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको भी तैयार रखें, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो पढ़ाया गया है। और आने वाले टाइम में और भी क्लासों के मॉडल पेपर आपको बताते हैं करेंगे, और बाकी के पूरी चैप्टर की एक्सरसाइज वाइज आपको आने वाले टाइम में वीडियो मिल जाएंगे, मैथ और साइंस वगैरह दोनों की। तो चैनल अगर वीडियो आगे वाले टाइम में आपको चाहिए जिस तरीके से बिल्कुल बेस तरीके से आपको मैथ सीखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। आपके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, और हम उसको और इम्प्रूवमेंट करके और आगे वीडियो बनाते रहेंगे।